तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। आपको मैंने बताया था कि मध्य में एक नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में जो है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है उनके अंदर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इनको हमने नाम भी दिए थे। पहले कक्ष को हमने के नाम दिया था, दूसरे को एल नाम दिया था। इसी प्रकार आगे हमने एम, के, एल, एम, एन इस प्रकार इनका नाम भी दिया गया था। पहले कक्ष को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन, इस प्रकार से। और आपको ये भी बताया गया था कि किसी भी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सूत्र होता है वो 2n² लागू होता है। आज हम अष्टक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और अष्टक के बारे में पढ़ेंगे कि अष्टक क्या होता है, और उसके बाद संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने आज करना है। तो अष्टक क्या होता है बच्चे? अष्टक का मतलब होता है 8 की संख्या, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यानी जो भी कोई भी परमाणु होगा उसका जो सबसे बाहर वाला कक्ष होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 तक ही हो सकती है। कोई भी परमाणु स्थायी माना जाता है अगर उसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन से संपूर्ण माना जाता है। तो एक परमाणु चाहता है उसके बाह्य कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो ताकि वह अपने आप में संपूर्ण हो। और ऐसे जो परमाणु होते हैं जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं कि अक्रिय हैं, और वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। मतलब वो किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, क्योंकि उनका कक्ष पूरा भरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, और उन्हें अक्रिय जो है परमाणु कहा जाता है। जैसे कि अक्रिय गैसें होती हैं जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पहले कक्ष के अंदर 2n² का सूत्र लागू करने पर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हीलियम के अंदर होते हैं, तो एक ये हम कह सकते हैं हीलियम एक अपवाद है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना जो कक्ष है उसको पूरा कर लेता है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समा सकते हैं। तो इस तरह से हीलियम भी एक अक्रिय गैस है क्योंकि उसका भी जो कक्ष है वो 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है। तो कोई भी जो तत्व है वह अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो कई बार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्याग भी देता है ताकि वह कक्ष पूरी तरह से या तो खाली ही हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे सोडियम का हम उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको लास्ट जो है लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तत्व के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास जो विविक्त कक्ष हैं, ऊर्जा स्तर है के, एल, एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो सोडियम के अंदर पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 और 8 10, तो इसके पास 11 है। तो आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचता है। तो अगर बच्चों इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचता है तो मान लीजिए कि ये नाभिक है। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। पहले में आपने जैसे देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं और दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है? 8। लेकिन बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन जो ये है वो त्यागना ज्यादा आसान है, ना कि वह 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो इसलिए जो सोडियम है वह 1 ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उससे पहले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो सोडियम है वो अपने आप ही वो स्थायी हो जाएगा। अब बच्चों जैसे जो भी बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोडियम के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहेंगे कि यह है संयोजक इलेक्ट्रॉन है। तो या इसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। तो अगर आप किसी भी तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो बहुत ही आसान है। आप इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए और जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन है उनको कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों मैं आपको 1-2 और उदाहरण दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको सोडियम का उदाहरण दिया, अगर मैं यहाँ पर कार्बन का उदाहरण लूं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उनका इलेक्ट्रॉन वितरण किया जाए के, एल, एम, एन, इस तरह से मैंने आपको बताया था। पहले कक्ष में मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं,
K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 आ सकते हैं। तो इस तरह से पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से 6 में से निकाल दिए जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही दूसरे कक्ष में आएंगे L में। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बाह्य कक्ष हो गया, क्योंकि टोटल 6 है तो 2 और 4, तो L कक्ष बाह्य कक्ष है और यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों, मैंने जैसे आपको संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं वो है संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने अभी आपको संयोजक इलेक्ट्रॉन बताया, उसी से मिलता जुलता शब्द है संयोजकता। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन तो होता है जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर तत्व चाहता है कि उसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, उसका जो बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनको पूरा करने के लिए कई बार वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या उन्हें त्याग देता है। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु ग्रहण करता है या त्यागता है ताकि उसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, उसी को उस जो तत्व की संयोजकता कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सोडियम के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना असंभव है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने बहुत मुश्किल है, उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वह क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसी को ही त्याग कर देगा ताकि उसके जो उससे अंदर वाले कक्ष के 8 इलेक्ट्रॉन है वो अष्टक को पूरा करें। तो इस तरह से सोडियम जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी संयोजकता 1 है, यानी जो सोडियम है उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 1 है और उसकी संयोजकता भी 1 है। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के? 1, और उसकी संयोजकता भी कितनी है? वह भी 1 है। इस प्रकार अब मान लो हम कार्बन का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि अष्टक जो है वो पूरा अगर उसे करना है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 4 जो अष्टक है उसका बिल्कुल आधा हो जाता है। तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए है। इसलिए वह क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यानी कि किसी और दूसरे तत्व के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो इसकी संयोजकता 4 होगी, यानी इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं और इसकी संयोजकता भी कितनी है? 4 है। संयोजकता कितनी होगी इसकी? 4। मैं आपको 1 और 2 और उदाहरण दे देती हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो अगला उदाहरण हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो अब बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हैं तो K, L, M, N कक्ष जैसे होते हैं। आपको पता है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 में से 2 चले गए तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में आएंगे, यानी कि जो 6 हैं वो ऑक्सीजन के संयोजक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर संयोजक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 6 होगी, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसे अष्टक कंप्लीट करना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके पास 6 है बाह्यतम कक्ष में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2। तो आप समझ सकते हैं तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे तत्व से ग्रहण कर सकता है, तो उसकी संयोजकता 2 होगी। तो संयोजकता होगी 2। ये संयोजकता हम किस प्रकार से निकालते हैं? अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 होती है तो जितने भी संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संयोजकता होती है। संयोजक इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 4 है तो संयोजकता भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही होगी। लेकिन अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या 5 से लेकर 8 तक आती है तो उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा आसान लगेगा, इसलिए जो उनकी संयोजकता है वो जितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए 8 में से घटा के उतने ही संयोजकता होगी। इस प्रकार से 8 माइनस संयोजक इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ऐसे तत्वों की संयोजकता निकल जाएगी जिनके बाह्यतम कक्ष में 5 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने आपको समझाया, मैंने ये लिखा हुआ है, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं और एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अक्रिय होते हैं। जैसे कि हर तत्व चाहता है इसके बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे तत्व अक्रिय होते हैं, यानी वे किसी से क्रिया नहीं करते, यानी ना तो वे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ना किसी के साथ साझेदारी करते हैं। तो ऐसे तत्वों को कहते हैं कि अक्रिय हैं। जैसे उदाहरण कर सकते हैं नियोन, आर्गन।
नियोन की जो परमाणु संख्या है वो 10 है, तो उसके दोनों कक्ष पूरे भरे होते हैं। ये हमने पिछली बार टेबल में भी किया था, वहां से देख सकते हैं। ऐसे ही हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तथा वह भी अक्रिय गैस है। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह भी अक्रिय है। उसके बाद अष्टक का सिद्धांत मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की चेष्टा करता है, कि वह चाहता है उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन हो ताकि वह स्थायी हो सके। मतलब वह स्थायी का मतलब है किसी से क्रिया नहीं करता। इसी को कहते हैं अष्टक का सिद्धांत। अष्टक बनाने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण भी कर सकता है, यानी वह किसी के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, जैसे मैंने आपको कार्बन का उदाहरण दिया। और स्थानांतरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को ले या दे भी सकता है ताकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाह्यतम कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5, 6, 7, तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लेने कम पड़ेंगे ताकि उसका अष्टक कंप्लीट हो सके। तो इस तरह से इसे कहते हैं अष्टक का सिद्धांत। उसके बाद बच्चों मैंने आपको संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। और संयोजकता को बताया कि कोई भी तत्व अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है बाह्यतम कक्ष में, तो उसे किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, या किसी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। और देने लेने के लिए या साझेदारी करने के लिए अगर वह किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसको उसकी संयोजन शक्ति कह सकते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। तो इस तरह से आपको संयोजकता के बारे में मैंने बता दिया। तो उदाहरण भी मैंने आपको दिए, तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण और आपको दे देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको 2-3 उदाहरण तो दिए हैं, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि नियोन का। तो नियोन मैंने आपको बताया कि नियोन एक अक्रिय गैस है, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट होता है। तो ऐसा मैंने अभी उदाहरण नहीं लिया था, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो K कक्ष होता है L, M, N। पहले कक्ष में जैसे मैंने कई बार बता दिया कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। तो अगर इस पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और पहले कक्ष में 2 आ गए तो बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और वो दूसरे कक्ष में चले गए। अब बच्चों जैसे आप देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियोन का अष्टक कंप्लीट है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और वह 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहता है। यानी अब ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना देगा, ना कोई साझेदारी करेगा, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह एक अक्रिय गैस है। तो आपसे इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोई गैस अक्रिय है या नहीं, तो आप बता सकते हैं। अगर उसका अष्टक कंप्लीट है तो आप कह सकते हैं कि ये एक अक्रिय गैस है, क्योंकि वह किसी से इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं चाहता। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 है तो वह संयोजकता के बराबर होगी, और अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 8 तक है तो संयोजकता का सूत्र मैंने आपको बताया कि आप संयोजक इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो ही संयोजकता होगी। तो इस नियोन के केस में संयोजकता क्या होगी बच्चों? 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि यह ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या किसी से संयोजन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है। तो इसलिए इसकी संयोजकता है वह क्या होगी? 0 होगी। और संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने थे मैंने आपको बताया अभी? 8। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि किसी भी तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉन या उसकी संयोजकता कितनी है। तो ये बच्चों हम लास्ट वीडियो में हमने ये टेबल बनाई थी, इस टेबल को भी हम अब देख लेते हैं, इसमें कैसे हम संयोजकता निकालेंगे। जैसे मैं समझा चुकी हूँ एक बार, हम इसे भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 1 ही है तो वही बाह्यतम कक्ष भी होगा, तो संयोजकता भी 1 होगी। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो इस पे 2 ही हैं, तो इसकी जो संयोजकता है 0 होगी, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ना देना, क्योंकि एक अक्रिय गैस है। अब आ जाते हैं लिथियम पे। इसके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है 1 है इसके पास, यानी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यह अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए यह क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही बेरिलियम है, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने आसान होंगे ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लेने, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, इसकी संयोजकता 2 होगी। बोरॉन के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 8 के लिए इसको 5 की जरूरत है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन देने? आप समझ सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन देने ज्यादा आसान है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी संयोजकता 3 है।
कार्बन का मैं पहले ही उदाहरण दे चुकी हूं। जैसे इसके पास आधे इलेक्ट्रॉन है 8 से, अष्टक में 8 से आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने भी मुश्किल है और 4 लेने भी मुश्किल है अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और इसकी संयोजकता भी 4 होगी। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के पास जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं। तो 5 हैं और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 की जरूरत है। तो 5 देने मुश्किल होंगे लेकिन 3 लेने आसान होंगे, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा और इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। मैंने आपको बताया भी था कि जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 में से संयोजक इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। तो यहाँ 5 है तो हमने 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 की जरूरत है। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 माइनस 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो इसकी जो संयोजकता है 2 होगी। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा सक्रिय होता है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1 की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और इस तरह से इसके पास 8 में से घटाने पर 1 ही आता है, तो संयोजकता इसकी 1 होगी। इसी तरह से हम आगे पूरी टेबल कर सकते हैं। आप ये बुक में से भी टेबल देख के जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, सबकी संयोजकता निकाल सकते हो।